हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एम्पलीफायर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, पहली बात तो ये, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी और जज हो या किसी हाई कोर्ट के जज हो, सबके लिए रिमूवल प्रोसीजर सेम रहेगा। हालांकि रिमूवल प्रोसीजर आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, और इसको मुश्किल बनाया जाना भी इसलिए ज़रूरी था ताकि जो जुडिशरी है वो फ्री मैनर में इंडिपेंडेंटली काम कर सके। कल को अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई भी डिसीजन देती है तो एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए जो जजेस हैं उनके इम्पीचमेंट का प्रोसीजर थोड़ा टफ बनाया गया है। हम सारे प्रोसीजर को समझेंगे आगे। और जो ये प्रोसीजर है ये बेस्ड है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और साथ के साथ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इन दोनों पे बेस्ड है। दोनों में बताया गया है कि किस तरह से किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये 3 सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। पहला सवाल है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, ये जून 2020 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के हिसाब से आपको ये ऑप्शन है। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसी हिसाब से जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सीजेआई को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? और तीसरा सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनके जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो ये प्रोसीजर है ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और साथ के साथ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। तो हम पहले आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को कोट अनकोट कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको किसी जज को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको चाहिएगा ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा? प्रेसिडेंट का ऑर्डर लेने के लिए आपको चाहिए कि ये पार्लियामेंट में पास हो। पहले जो मोशन है वो पहले पार्लियामेंट में पास हो। पार्लियामेंट में भी किस तरह से पास हो? एक तो हो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा है कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं 2 पार्ट में, ब्रेन एम्पलीफायर पर आप वो देख सकते हैं। यहाँ हम मेजॉरिटी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह की मेजॉरिटी आपको चाहिए, एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि टोटल मेंबरशिप का 50% +1 प्लस आपको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपको चाहिए। ये जब मेजॉरिटी से जब ये मोशन दोनों हाउसेज में पास होगा, उसी के बाद हाउसेज एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालकर जज को रिमूव कर सकते हैं। किस बिहाफ पर करेंगे? या तो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इन चीज़ों को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मिसबिहेवियर क्या है, इनकैपेसिटी क्या है, लेकिन इन ग्राउंड्स पे ही आप जज को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा उसके लिए एक नोटिस ऑफ मोशन आएगा। ये जो नोटिस है ये आप राज्यसभा में भी दे सकते हैं, लोकसभा में भी दे सकते हैं। अगर आप इसको लोकसभा में दे रहे हैं तो आप इसको हैंड ओवर करेंगे स्पीकर को। अगर आप इसे राज्यसभा में दे रहे हैं तो आप इसे देंगे चेयरमैन को। चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर लोकसभा के एमपीज़ नोटिस दे रहे हैं तो कम से कम 100 लोकसभा एमपीज़ के उस पर साइन होने चाहिए। अगर राज्यसभा के एमपीज़ दे रहे हैं तो कम से कम 50 राज्यसभा एमपीज़ के उस पर साइन होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन, जिसको भी आपने नोटिस दिया है, वो कंसल्ट करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें वो नोटिस ऑफ मोशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर वो मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फर्दर प्रोसीजर होगा। अगर नहीं करते हैं तो वो मोशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि अगर दोनों हाउसेज में नोटिस इंट्रोड्यूस हो गया, तो नोटिस ऑफ मोशन दे दिया गया, तो देखिए, अगर सेम डे पे आपने दोनों हाउसेज में नोटिस दिया है तो क्या होगा जो कमेटी है वो तभी फॉर्म होगी जब वो मोशन दोनों हाउसेज में एडमिट कर लिया गया है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर ने और राज्यसभा में चेयरमैन ने दोनों ने उस नोटिस ऑफ मोशन को एक्सेप्ट कर लिया। साथ की साथ जो कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी जो बनेगी, वो दोनों के कंसेंट से बनेगी। स्पीकर साथ के साथ चेयरमैन दोनों मिलकर कमेटी बनाएंगे। अगर दोनों हाउसेज में जो नोटिस ऑफ मोशन है वो अलग अलग डेट पे दिया गया है तो जो लेटर डेट पे दिया गया है उसको रिजेक्ट माना जाएगा। जिसने पहले दे दिया, फर्स्ट कम
उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और वही हाउस के जो लीडर है, चेयरमैन या फिर स्पीकर, वो ही कमेटी बनाएंगे। तो देखिए, एक बार नोटिस एडमिट हो गया तो उसके बाद होगा कमेटी का फॉर्मेशन। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में क्या हो, कमेटी क्या करेगी? कमेटी जो चार्जेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, जज के अगेंस्ट जो चार्ज लगाए गए हैं। कमेटी में होंगे 3 मेंबर। 3 मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट के, और तीसरा होगा कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें ओपिनियन होगी स्पीकर की या चेयरमैन की। तो ये 3 मेंबर होंगे इंक्वायरी कमेटी में। इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी? सारे जजेस को, सारे जो जज के ऊपर सारे चार्जेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, साथ के साथ जज से वो रिटर्न रिस्पॉन्स भी ले सकती है, और जज के पास ये अधिकार भी है कि वो विटनेस को एग्जामिन कर सके। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये भी कहा जा सकता है कि देखिए, जज साहब इसलिए ड्यूटी ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि उनको कोई फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी थी। तो इस केस में क्या होगा? जो चेयरमैन हैं या फिर जो स्पीकर हैं वो एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म कर सकते हैं। वो मेडिकल बोर्ड जांच करेगा कि क्या सच में जज साहब को कोई समस्या है, क्या उनको कोई फिजिकल समस्या है या मेंटल समस्या है, और अगर ऐसा है तो क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को इस वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मेडिकल बोर्ड है वो जज साहब की जांच करेगा और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। एक चीज़ हो सकती है कि अगर जज साहब जांच कराने से ही मना कर दें, वो कह दें कि भैया मैं जांच नहीं कराऊंगा, तो ये उनको पूरा अधिकार है, वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर क्या करेगी? फिर जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट में ये प्रिज्यूम कर सकती है कि जज साहब को कोई फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी है, इसलिए वो जांच कराने से मना कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेगी? कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अगर लोकसभा है तो कमेटी स्पीकर को सबमिट करेगी, राज्यसभा है तो कमेटी चेयरमैन को सबमिट करेगी। अगर दोनों ने मिलकर कमेटी फॉर्म की है तो दोनों को ही सबमिट करेगी, और साथ के साथ कमेटी हर एक चार्ज पर अपने ऑब्जर्वेशन देगी। इसके बाद क्या करेगी? जो स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जो रिपोर्ट है उसको दूसरे हाउस में भी फॉरवर्ड कर देंगे, दूसरे हाउस के साथ शेयर कर देंगे। ये दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो ये कि जज साहब गिल्टी प्रूव हो जाएं, दूसरा हो सकता है कि जज साहब गिल्टी प्रूव नहीं हो। तो अगर मान लीजिए जज साहब गिल्टी प्रूव नहीं होते हैं कि भैया जज साहब को कोई समस्या नहीं है, ना तो उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, ना ही वो किसी फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी से सफ़र करते हैं, तो उनके जो फर्दर जो मोशन पेंडिंग था हाउस में वो भी रिजेक्ट मान लिया जाएगा, और साथ के साथ उन पर कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जज साहब को गिल्टी कह दिया जाता है कि देखिए जज साहब जो है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कुछ मिसबिहेव किया है, या फिर वो कोई फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो मोशन है हाउस में उसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, उस पर डिबेट की जाएगी और मोशन को पास किया जाएगा। मोशन के साथ साथ जो रिपोर्ट होगी उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद होगा डिबेट ऑन मोशन। मोशन पर डिबेट किया जाएगा। तो जो स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन है वो जो मोशन है उसको और उसकी जो रिपोर्ट है उसको ले डाउन करेंगे हाउस के सामने कि ये आपके सामने है, इस पर आप डिस्कस कीजिए, और जो हाउस है उस पर डिबेट करेगा। साथ के साथ जज साहब को भी ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं अपने केस में हाउस के सामने। उसके बाद होगी देखिए वोटिंग। इससे पहले का जो ये सारा प्रोसीजर था ये दिया गया था जजेस इंक्वायरी एक्ट में। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, ये जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, ये बताया गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। तो देखिए वोटिंग में क्या होगा? जो मोशन है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए दो तरह से। पहला, उसको मिलना चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी। यानी कि अगर लोकसभा है वहाँ पर 545 मेंबर्स है तो 545 का 50% +1 मिनिमम इतना मेजॉरिटी मिलना चाहिए। साथ की साथ उसको एंड मिलना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 से ज़्यादा। तो ये दो तरह की मेजॉरिटी उनको प्रूव करनी पड़ेगी, उसी के बाद ये मोशन क्लियर होगा। एक बार एक हाउस में ये मोशन क्लियर हो गया, मोशन पास हो गया, उसके बाद इसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा पास कराने के लिए। तो देखिए किस तरह से होगा। आपको दो चीज़ें चाहिएगी मोशन में। पहली तो आपको चाहिए जो टोटल, यानी कि ये मान लीजिए पूरा हाउस स्ट्रेंथ है रेड प्लस ग्रीन मिला के, तो उसमें 50% +1 चाहिएगी। दूसरी आपको चाहिए
टोटल जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो यानी कि मान लीजिए ये पूरा हाउस की स्ट्रेंथ है, इसमें से ये लोग वो हैं जो सीट्स वैकेंट हैं, ये वो हैं ब्लू वाले जो एब्सेंट थे, येलो वाले वो हैं जिन जो प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। तो ये जो ग्रीन प्लस रेड है, जो प्रेजेंट हैं प्लस वोट डाल रहे हैं, उनका 2/3 से ज़्यादा, यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये उनका 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप ये दोनों मेजॉरिटी अचीव कर लेते हैं उसके बाद ही ये मोशन को पास माना जाएगा। और ये सेम प्रोसीजर आपको दूसरे हाउस में करना पड़ेगा जब ये एक हाउस में पास हो जाता है। उसके बाद जब दोनों हाउसेज में मोशन पास हो गया तो दोनों हाउस एक एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को और अप्रोच करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि प्लीज़ इन्हें जज साहब को रिमूव कीजिए, हम दोनों हाउसेज की ये स्वीकृति है। तो अगर मोशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है और रिमूवल जो जज का है वो तभी इफेक्ट हो सकता है जब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करें इस बिहाफ पर। तो क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? देखिए, भारत के इतिहास में कभी भी किसी जज को रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है 7 बार, 7 बार कोशिश की जा चुकी है लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली है। हम उन सभी 7 केसेस को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला हुआ था केस वो था जस्टिस वी रामास्वामी का। जस्टिस वी रामास्वामी जो थे उस वक्त पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनको जो कमेटी की इंक्वायरी हुई थी उसमें भी उन्हें 14 चार्जेस में से 11 पे गिल्टी पाया गया। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जाके जो हाउस में वोटिंग हुई थी वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा जो केस हुआ 2011 का है, जस्टिस वी रामास्वामी का केस 1991 का है। उसके बाद 2011 में क्या हुआ, सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस पी डी दिनाकरण, उनके खिलाफ जो केसेस लगे थे वो थे मिसबिहेवियर के। लेकिन क्या है, इंक्वायरी कमेटी तो फॉर्म हो गई लेकिन उसके बाद ही जस्टिस पी डी दिनाकरण ने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो इसलिए रिज़ाइन कर दिया तो पूरा मैटर ही क्लोज हो गया, उसके बाद इंक्वायरी नहीं हुई। तीसरा केस आता है सौमित्रा सेन का, जो थे कैलकाटा हाई कोर्ट के। तो उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी कमेटी बैठी और इंक्वायरी कमेटी ने भी उनको गिल्टी माना। और साथ के साथ जब मोशन को राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा में उसको पास कर दिया गया मोशन को मेजॉरिटी के साथ। जब इसे लोकसभा में पेश किया गया, उस लोकसभा में वोटिंग होती उससे पहले ही जस्टिस सुमित्रा सेन ने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो इसलिए उनका भी इम्पीचमेंट टल गया। देखिए, जो सारा प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट के एक ही सेशन में होना चाहिए, यानी कि अगर विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन में ही सारा प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, वरना आपको दूसरे सेशन में शुरुआत करनी पड़ेगी। ये थे जस्टिस सुमित्रा सेन। चौथा केस आता है जस्टिस जे.बी. परदीवाला का। तो जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने क्या किया, एक केस के जो उन्होंने जजमेंट दिया उसमें कुछ कास्टिस्ट रिमार्क कर दिए। 2015 का ये केस है। तो उनके खिलाफ मोशन स्टार्ट हुआ लेकिन क्या बाद में उन्होंने जो जजमेंट है उसमें चेंज कर दिए और अपने कास्टिस्ट रिमार्क्स को वापस ले लिया। तो ये मैटर वहाँ ठंडा हो गया। उसके बाद आता है 2015 का ही केस, जस्टिस एस.के. गंगेले जो कि थे एमपी हाई कोर्ट के जज। तो उनके खिलाफ क्या था, कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मामला था, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी बैठी उसने उन्हें फ्री कर दिया। राज्यसभा ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। इसके बाद 2016 और 17 में 2 बार ट्राई किया गया जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी को इम्पीच करने के लिए। थे जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी, इनको इम्पीच जो थे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाई कोर्ट के जज। लेकिन क्या दोनों बार ही इनको ये जो प्रोसीजर है ये आगे नहीं बढ़ पाया, इन पर भी कास्टिस्ट रिमार्क करने का ही आरोप लगा था। और लास्ट केस आता है 2018 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन स्टार्ट किया गया हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे दीपक मिश्रा थे उस वक्त, उनके खिलाफ ये अपोजिशन पार्टीज़ ने, कुछ पार्टीज़ ने मिलकर, 6-7 पार्टियों ने मिलकर एक नोटिस ऑफ मोशन है वो राज्यसभा में पेश किया। जब ये नोटिस दिया गया राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस नोटिस की। तो ये थे जस्टिस दीपक मिश्रा। तो हमने जो शुरू में सवाल पूछे थे उनके जवाब आपके सामने हैं। पहले सवाल का जवाब है S.A. बोबड़े।
जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एज ऑफ नाउ। दूसरे सवाल का जवाब है 34 इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई, और तीसरे सवाल का जवाब है 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like it, share it, and please subscribe the channel. Thank you so much.